कमरे की लाइट जलते ही मेरी चीखें निकल गई और मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक चुकी थी। सामने खड़ा हुआ वो इंसान मेरा बाप नहीं था, वह तो हमारा मालिक मकान था जिसके बेटे से मेरी शादी होने वाली थी। माँ, यह सब क्या है? यहाँ पर यह क्या कर रहे हैं? मेरा पूरा वजूद कांपने लगा। घर में बिखरा हुआ दहेज का सामान, टूटी हुई चीज और डकैती का डर एक लम्हे में हवा हो गया, क्योंकि सामने खड़ा हुआ सच उससे कहीं ज्यादा धमाका कर देने वाला था। माँ ने रोते हुए नजरें झुका ली। मरियम, यही तो तुम्हारे पापा हैं। मैं चिल्लाई नहीं, ये झूठ है। मैं 18 साल जिस बाप के साए में पलती रही, जिसकी आहट अंधेरे में सुनती रही, वो यह गैर मर्द कैसे हो सकता है? उस रात अंधेरे का वो राज खुला जिसने मेरी पूरी जिंदगी की इमारत को हिलाकर रख दिया था। मेरा नाम मरियम है। हम 2 बहन भाई थे। मैं बड़ी थी और मेरा भाई मुझसे 3 साल छोटा। जब से मैंने होश संभाला तो मैंने सिर्फ अपनी माँ को देखा था। वही हमारी पूरी दुनिया थी, वही हमारा सुकून थी। लेकिन हमारी दुनिया का निजाम चलाने वाला एक ऐसा किरदार भी था जिसको हमने कभी नहीं देखा था, पर उसका वजूद हमारे घर के जरे जरे में शामिल था। वहां पर हमारे पापा थे। हमारे घर का माहौल बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग और अजीब सा था। हम शहर के बेहतरीन स्कूल में पढ़ते थे। हमारे कपड़े, जूते और बस्ते सबसे महंगे होते थे। घर में खाने पीने की भी रेल पेल फैली रहती, कभी कमी नहीं हुई। इस तरह बाहर से देखने पर तो हमारी फैमिली खुशहाल थी, लेकिन इस खुशहाली के पीछे एक ऐसा गहरा राज छुपा था जो मेरे बचपन से मेरे साथ पल रहा था। पापा का उसूल बहुत सख्त था। वह सुबह में हमारे जागने से बहुत पहले ही काम पर चले जाते और रात को जब वापस लौटते तो उस वक्त तक या तो हम सो चुके होते या फिर हमें सोने का हुक्म दे दिया जाता कि जल्दी बत्ती बुझाओ बेटा, तुम्हारे पापा आने वाले हैं। माँ की ये आवाज रोजाना शाम के बाद हमारे घर में गूंजती। मुझे और मेरे भाई को बचपन में यह खेल लगता था, शायद पापा कोई जासूस हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें रोशनी मना है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, ये खेल एक खौफनाक उलझन बनता ही जा रहा था। जब वह घर आते तो घर की लाइट्स बंद कर दी जाती। सिर्फ एक ही बल्ब की रोशनी होती जो उनके कमरे में ही जल रहा होता, पर वो कमरा भी हमेशा अंदर से बंद रहता। हमने कभी पापा की आवाज ही नहीं सुनी थी। मैंने कई बार माँ से पूछा कि माँ, पापा हमसे मिलते क्यों नहीं हैं? क्या वह हमसे नाराज है? क्या हम बुरे बच्चे हैं? और माँ हर बार टाल जाती कि नहीं मरियम मेरी जान, वह सारा दिन बहुत मेहनत करते हैं, इसीलिए थक जाते हैं और वह नहीं चाहते कि उनकी वजह से तुम्हारी नींद खराब हो। वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं। देखो तो सही कितने तोहफे लेकर आते हैं तुम दोनों के लिए। प्यार भला यह कैसा प्यार था जो अंधेरे में छुपा हुआ था। जब मैं 12 साल की हुई तो मेरे अंदर सवालों ने बगावत करना शुरू कर दी। मुझे शक होने लगा कि शायद पापा का चेहरा जल गया या वह किसी पुलिस केस में शामिल है जो उनको अपना चेहरा छुपाने पर मजबूर करती है। एक रात मैंने तय कर लिया, चाहे माँ मुझे कितना ही डांटे, मैं आज अपने बाप का चेहरा देखकर रहूंगी। रात के 11 बज गए थे। बाहर गली में सन्नाटा छाया था। फिर अचानक से बाहर गेट पर हल्की सी आहट हुई। यह वह दस्तक थी जो सिर्फ माँ पहचानती थी। माँ ने फौरन से मेरी तरफ देखा तो घबरा कर बोली कि चलो मरियम लेट जाओ, जल्दी से लाइट बंद करो। फिर मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन मैं जाग रही थी। माँ कमरे से निकली और बाहर का दरवाजा खोलने गई। मैंने अपनी चादर में से थोड़ा सा झांक कर देखा तो उनका कमरा बंद रहा। दरवाजा खोलने की आवाज आई, फिर भारी कदमों की छाप, एक मर्द का साया अंदर दाखिल हुआ। वो साया बहुत लंबा और चौड़ा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो साया मेरे कमरे के दरवाजे के पास से गुजरा तो मुझे तंबाकू और एक अजीब सी महंगी परफ्यूम की मिलीजुली महक आई। वो मेरे कमरे के बाहर रुक गए तो मानो मेरी सांसें एक लम्हे को रुक गई। क्या वह अंदर आएंगे? क्या आज वह मुझे देखेंगे? लेकिन वह एक लम्हा रुकने के बाद आगे बढ़ गए।
सीधा माँ के कमरे में दरवाजा बंद हो गया और फिर वही डरावनी सी खामोशी फैल गई। लेकिन जब अगली सुबह मैं उठी तो मेज पर मेरे लिए एक नई घड़ी पड़ी हुई थी। साथ में एक पर्ची रखी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था कि मेरी बेटी के लिए तोहफा। वो लिखाई बहुत खूबसूरत थी, लेकिन यह लिखाई किसकी थी? मेरा शक बढ़ता जा रहा था। इस तरह मैं 18 साल की हो गई थी और अब यह छुपन छुपाई मुझे काटती थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था और मैं 18 साल की हो गई। इन 18 साल में अगर कोई चीज नहीं बदली थी तो वह था हमारे घर का अजीबोगरीब माहौल और पापा का अंधेरों में छुपा हुआ वजूद था। मैंने अपना मैट्रिक का इम्तिहान दिया और जिस दिन रिजल्ट आया वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशगवार दिन था। मैंने पूरे स्कूल में बहुत अच्छे नंबर हासिल किए। मेरी सब सहेलियां कॉलेज जाने के प्लान्स बना रही थी और मैं भी अपनी आंखों में डॉक्टर बनने के सपने सजाए हुए घर पर लौटी तो मम्मी किचन में थी। मैंने खुशी से चीखते हुए उनको गले से लगा लिया। माँ, मैं पास हो गई। मेरे नंबर सबसे ज्यादा आए हैं। अब मैं शहर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन लूंगी और डॉक्टर बनूंगी। मेरी बात सुनकर माँ के चेहरे पर खुशी तो आई थी, पर उसमें एक अनजाना सा डर भी शामिल था जिसने उन्हें खामोश करवा दिया। मैंने कहा, माँ, आज आप पापा से बात करिए मेरे एडमिशन के लिए। कहीं उसकी तारीख गुजर नहीं जाए। मुझे कॉलेज जाना है और यह मेरा हक है। पर माँ ने नजरें चुरा ली। मरियम, तुम जानती हो तुम्हारे पापा के उसूल कितने सख्त हैं। वो शायद इस बात की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन क्यों माँ, मैं जिद पर अड़ गई थी। वो मेरे लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, तो क्या मेरी पढ़ाई के लिए इजाजत नहीं देंगे? आप उनसे एक बार बात तो करिए ना। मेरे इतना कहने पर मम्मी ने बेदिली से हामी भर ली। वो रात मुझ पर बहुत भारी गुजरी। हमेशा की तरह घर की लाइट्स बंद कर दी गई और मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई छत को घूरती रही और दिल ही दिल में दुआ करती रही कि काश वो अनदेखे बाप आज मेरी खुशी की खातिर अपना उसूल तोड़ दें। फिर रात के पिछले पहर वही भारी कदमों की छाप सुनाई दी। गेट खुला और फिर पापा के कमरे का दरवाजा बंद हो गया। मेरा दिल चाहा कि मैं दौड़कर उनके कमरे के बाहर जाऊं और चीख कर कहूं कि मुझे पढ़ना है, लेकिन बचपन से महसूस किए डर ने मेरे कदम को जकड़ लिया। फिर अगली सुबह जब मैं जागी तो माँ का चेहरा उतरा हुआ था। नाश्ते की मेज पर खामोशी छाई थी और मेरे पूछने पर माँ ने जवाब दिया जिसने मेरे सपनों को चकनचूर कर दिया कि तुम्हारे पापा नहीं माने। वो कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है, लड़कियों का कॉलेज में जाना उनको पसंद नहीं। तुम बस अब घर पर रहो और घरदारी सीखो। मेरा दिल टूट गया। मैंने नाश्ता ऐसे ही छोड़ दिया, पर उस घर में पापा की आवाज के हुक्म के आगे किसी की नहीं चलती थी। मैंने अपने पापा से नफरत महसूस करना शुरू कर दी। वह भला कैसा बाप था जो ना अपनी बेटी का चेहरा देखता था और ना ही उसको खुश देख सकता था। अभी इस दुख को कुछ ही दिन गुजरे थे कि हमारी जिंदगी में एक नया तूफान आ गया। एक दोपहर हमारे घर की घंटी बजी। यह हमारे मालिक मकान जयान साहब सोफे पर बैठे हुए बड़े गौर से घर को देखते हुए मानो परख रहे थे। वह एक बार वो पर्सनालिटी के मालिक थे। सफेद बालों में वह किसी फिल्मी सेठ की तरह लगते थे। मैंने उनके लिए चाय मेज पर रखी तो उन्होंने मुझे सर से पांव तक देखा। उनकी नजरों में एक अजीब सी परख थी जिसने मुझे कुछ परेशान कर दिया। मैंने उनको सलाम किया और अचानक जाने लगी तो उन्होंने मुझे रुकने का इशारा किया। अरे वाह, बच्ची तो बड़ी हो गई है अब। उन्होंने माँ की तरफ देखकर कहा कि दरअसल परवीन, मैं आज एक खास मकसद के लिए आया हूँ। मेरा बेटा रयान कनाडा से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ गया है। मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी जल्दी से कर दूं। मुझे अपने बेटे के लिए एक शरीफ और घरेलू लड़की की तलाश है और मेरी नज़र में मरियम से बेहतर कोई भी नहीं। उनकी बातें सुनकर मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई। शादी पर अभी तो मैंने कॉलेज जाने के लिए जिद की थी और अब ये शादी की बात मैंने बेयकीनी से अपनी माँ की तरफ देखा। मुझे उम्मीद थी कि माँ फौरन से ही मना कर देगी कि हमारी बच्ची अभी छोटी है और पढ़ना चाहती है, लेकिन माँ तो खामोश रही।
उनके चेहरे पर ना हैरत थी और ना ही इनकार का कोई असर। फिर ज़ियान साहब ने अपनी बात जारी रखी। देखिए परवीन, आप लोग सालों से मेरे मकान में रह रहे हैं। मैंने कभी आपको किराएदार नहीं समझा। मेरा बेटा रयान लाखों में एक है और मरियम अब यहाँ पर राज करेगी। आप अपने पति से बात कर लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह मेरे इस रिश्ते को ठुकराएंगे। उन्होंने पति के शब्द पर खास जोर दिया। माँ ने अपना सर झुका लिया और दबी हुई आवाज में बोली कि ज़ियान साहब, आप जो फैसला करेंगे वह हमारे हक में बेहतर ही होगा। मैं इनके पापा से बात कर लूंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि माँ ने एक लम्हा भी बिना सोचे ये बात कैसे कह दी कि मैं भी तो कुछ कहना चाहती थी, पर मेरी बात नहीं सुनी गई और उस रात घर में मामूल से ज्यादा सन्नाटा था। फिर जब पापा के आने का वक्त हुआ तो मेरा दिल डर और गुस्से से भर गया। मुझे लगा कि आज मेरी किस्मत का सौदा होने वाला है। अंधेरे में जब पापा आए तो मैं जाग रही थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अगर उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो मैं उनके सामने जरूर जाऊंगी, चाहे वह मुझे जान से ही क्यों ना मार दे। लेकिन तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। सुबह की पहली किरण के साथ ही माँ मेरे कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था, जिसे देखकर मेरा दिल डूब गया। यह मिठाई खुशी की नहीं, बल्कि मेरे अरमानों के कत्ल की निशानी थी। माँ ने उस डब्बे को मेज पर रखा और धीमे लहजे में बोली कि मुबारक हो मरियम, तुम्हारे पापा इस रिश्ते के लिए मान गए। उन्होंने ज़ियान साहब के बेटे के लिए हाँ कर दी है। मुझे उस लम्हे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कानों में किसी ने शीशा पिघला दिया हो। मैंने झटके से माँ की तरफ देखा। क्या पापा मान गए बिना देखे बिना जाने? पर मम्मी, मैं तो पढ़ना चाहती हूँ। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। आपने उनको बताया नहीं कि मेरी उम्र अभी क्या है? मेरी आवाज में फरियाद थी और बेबसी थी, तो माँ ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगाना चाहा, लेकिन मैं पीछे हट गई थी। मुझे आज अपनी माँ से भी अजनबीसी महसूस हो रही थी। बेटा, जिद नहीं करते। तुम्हारे पापा ने जो फैसला किया है वह सोच समझ कर ही किया होगा। ज़ियान साहब का हम पर एहसान है और उनका बेटा लाखों में एक है। क्या कमी है उसमें? वैसे भी अच्छे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते। ऐसे रिश्तों को तो लोग तरसते हैं। अरे ऐसा रिश्ता तो किस्मत वालों को ही मिलता है। माँ ने रिवायत की बातें दोहराई। मैंने कड़वाहट से हंसी तो पापा मेरा सौदा करके उनका एहसान चुका रहे हैं। माँ, मैं कोई चीज तो नहीं हूँ जिसको वह जब चाहे बेच दे या कुछ भी करें। मैं नहीं जानती। मैं आज रात उनसे बात करूंगी। मैं जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि मेरी ही कुर्बानी क्यों। खबरदार मरियम, माँ का लहजा अचानक से सख्त हो गया। अगर तुमने पापा के सामने अपनी जुबान खोली या उनके फैसले की बेइज्जती की तो देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे मालिक नहीं। लेकिन इस घर का निजाम उनके दम से ही चलता है। बस खामोशी से तैयारी करो। शाम को ज़ियान साहब और उनका बेटा रस्म के लिए आ रहे हैं। माँ पत्थर की लकीर की तरह फैसला सुनाकर कमरे से निकल गई और मैं वहीं पर फर्श पर बैठकर रोती रही। शाम को घर में एक अजीब बेचैनी थी। लेकिन ज़ियान साहब अपने बेटे रयान और कुछ करीब रिश्तेदारों के साथ हमारे घर पर आए। मेरी नज़र उठ ही नहीं रही थी, पर मैं महसूस कर सकती थी कि सबकी नज़र मुझ पर ही जमी हुई है। ज़ियान साहब बहुत खुश थे। वो माँ से ऐसी बात कर रहे थे जैसे वह कोई किराएदार नहीं बल्कि घर की ही मालकिन हो। परवीन, आप फिक्र नहीं करिए। मरियम अब मेरी बेटी है। इसकी पढ़ाई का शौक भी पूरा हो सकता है अगर यह चाहे तो। लेकिन शादी के बाद ज़ियान साहब ने शायद मेरे चेहरे की उदासी पढ़ ली थी। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण जागी, पर अगले ही लम्हे बुझ भी गई, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे पापा कभी इजाजत नहीं देंगे। फिर रस्म शुरू हुई। रैयान ने मुझे अंगूठी पहनाई। उसके हाथ बहुत नरम थे, लेकिन मेरे हाथ बर्फ की तरह ठंडे पड़ रहे थे। रस्म के बाद जब सारे मेहमान चले गए तो मैंने अंगूठी उतारकर मेज पर फेंक दी। मेरा दम घुट रहा था और रात को घर की लाइट्स बंद कर दी गई। मैं जाग रही थी।
मुझे इंतजार था कि आज तो वह इंसान मुझसे बात करेगा जिसने मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किया है। फिर रात के 2 बजे कदमों की छाप उभरी। पापा आए। वो सीधा माँ के कमरे में गए। कुछ देर हल्की आवाज में बातें हुई और फिर खामोशी छा गई। मैंने कान लगाकर सुनने की बहुत कोशिश की कि शायद मेरा नाम लिया जाए या शायद कोई प्यार की बात ही बोली जाए, लेकिन वहां पर सिर्फ खामोशी थी। सुबह जब मैं उठी तो डाइनिंग टेबल पर पैसों की एक भारी गड्डी रखी हुई थी। उसके साथ एक नोट था जिस पर लिखा हुआ था कि मेरी बेटी की शादी की शॉपिंग के लिए कम हो तो और मांग लेना। मैंने नफरत से उन नोटों की तरफ देखा। यह कागज के टुकड़े मेरी खुशियों की कीमत थे। मेरे पापा समझते थे कि वह पैसे देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। उनको नहीं पता था कि उनकी बेटी को जेवर और कपड़ों की नहीं, बल्कि उनके साथ और सहारे की जरूरत थी। शादी की तारीख तय हो गई थी और घर में तैयारियों का हंगामा उठा हुआ था। रोज नए कपड़े, जेवर और दहेज का सामान घर पर आ रहा था। पापा की तरफ से पैसों की रेल पेल थी। कोई कमी नहीं थी। रोजाना सुबह मेज पर नोटों की गड्डियां पड़ी हुई मिलती, लेकिन वो हाथ नजर नहीं आता जो यह सब कुछ इकट्ठा कर रहा था। मैं उन नोटों को देखती और मेरे अंदर नफरत और ज्यादा गहरी हो जाती। एक शाम हम बाजार से शॉपिंग करके लौटे तो मैं थक कर चूर हो गई थी। माँ बड़े शौक से लाए गए कपड़े फैलाकर देख रही थी। मरियम, जरा देखो तो सही, है लाल रंग तुम पर कितना अच्छा लगेगा ना। तुम्हारे पापा ने कहा था कि तुम्हारे लिए सबसे महंगा लहंगा लिया जाए। माँ की आवाज में खुशी साफ झलक रही थी, पर मैंने गुस्से से कपड़ा दूर को धकेल दिया। माँ, बस भी करिए। क्या पापा को सिर्फ यही फिक्र है कि मैं महंगे कपड़े पहनूं? क्या उनको यह फिक्र नहीं कि उनकी बेटी किस हाल में है? वह मुझे इस घर से विदा करने वाले हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे गले से लगाकर मुबारकबाद तक नहीं दी। ये क्या बात है भला? कैसे पापा हैं वो जो सिर्फ नोट फेंकना जानते हैं? माँ ने कपड़ा तय करते हुए संजीदगी से कहा कि तुम बहुत एहसान फरामोश हो रही हो मरियम। वह बेचारे दिन रात तुम्हारी खातिर ही तो मेहनत कर रहे हैं। उनके पास वक्त नहीं होता। मैंने कहा, अच्छा वक्त नहीं होता या वह देना नहीं चाहते? मैंने कड़वाहट से सवाल किया। मुझे लगता है कि उनको मुझ में, अपनी बेटी में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। बस एक जिम्मेदारी है जिसको वह पैसों के जोर पर निभा रहे हैं। अभी हमारी यह बहस जारी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने ज़ियान अंकल खड़े हुए थे। उनके हाथ में मिठाई और फूलों की टकरियां थी। कैसी हो बेटी? मैंने सोचा कि तैयारियों का हालचाल पूछ लूं। उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा। मैं उन्हें लेकर अंदर आई। जियान अंकल ने सोफे पर बैठे हुए चारों तरफ बिखरे सामान को देखा और मुस्कुराए। बहुत खूब। लगता है कि जोर शोर से तैयारी चल रही है शादी की। परवीन, कोई कमी तो नहीं? अगर पैसों की जरूरत हो तो बिना झिझक बता दीजिएगा। आखिर मरियम अब मेरी भी बेटी है। माँ पानी का गिलास देते हुए बोली कि नहीं ज़ियान साहब, सब ऊपर वाले का शुक्र है और मरियम के पापा ने कभी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है। सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। मैं खामोशी से ज़ियान अंकल को देख रही थी। वो कितने अच्छे इंसान थे। हालांकि वह हमारे मालिक मकान थे और अब होने वाले ससुर भी, लेकिन उनका व्यवहार मेरे अपने पापा से 1000 गुना ज्यादा बेहतर था। वो रोज घर के चक्कर लगाते, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखते, मुझसे खूब बातें करते। मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी और बोल पड़ी कि अंकल, काश मेरे पापा भी आप जैसे ही होते। तभी माँ ने घबराकर मेरी तरफ देखा और रोकने की कोशिश की कि मरियम, यह कैसी बातें कर रही हो। लेकिन मैं रुकी नहीं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। सच कह रही हूँ माँ। देखिए, इन्हें ये रोज यहाँ आते हैं, मेरा हालचाल पूछते हैं, और एक मेरे पापा है जो इसी घर में रहते हैं, पर बिल्कुल अजनबियों की तरह। आप यकीन करें अंकल, मैंने आज तक अपने पापा का चेहरा भी नहीं देखा। वह तो अंधेरे में आते हैं और अंधेरे में ही चले जाते हैं।
मुझे तो कभी कभी शक भी होता है कि वह मुझसे प्यार भी करते हैं या नहीं। मेरी बात से ज़ियान साहब के चेहरे पर एक अजीब सा दुख आ गया। उनकी आंखों में नमी उतर आई। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से बोले कि बेटी, इंसान की मजबूरियां तुम नहीं समझ सकती। क्या पता, हो सकता है कि तुम्हारे पापा तुमसे इतना प्यार करते हो कि इजहार करने से डरते हो। कभी कभी दूरी प्यार को बचाने के लिए जरूरी होती है। तुम अपने पापा को गलत मत समझो। वह जरूर दुनिया के सबसे बेहतरीन बाप होंगे जो अपनी औलाद की खातिर खुद को मिटा रहे हैं। उनके लहजे में इतना दर्द था कि वह एक लम्हे को खामोश हो गई। फिर वह कुछ देर बैठे, इधर उधर की बातें की और फिर चले गए। उनके जाने के बाद मैं देर तक बैठी सोचती रही कि ज़ियान अंकल मेरे पापा की इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे, इतनी साइड क्यों ले रहे थे। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं कागज उठाऊंगी और उस पर अपने दिल का सारा दुख लिख दूंगी। प्यारे पापा, मैंने लिखा कि मैं आपकी बेटी हूँ। आपने हमेशा मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन एक ख्वाहिश पूरी नहीं की, अपने आप को दिखाने की ख्वाहिश। मैं अब शादी करके जा रही हूँ। क्या आप मुझे विदा करते हुए अपना समय भी नहीं देंगे? अगर आप आज रात नहीं मिले तो मैं समझूंगी कि मेरा कोई बाप ही नहीं है। फिर मैंने वह खत पापा के कमरे के दरवाजे के नीचे सरका दिया और जब रात हुई घर की बत्तियां गुल हो गई। फिर मैं अपने दरवाजे से कान लगाए हुए बैठी थी। हमेशा की तरह भारी कदमों की आहट आई। उसके थोड़ी देर के बाद वह रुके। शायद उन्होंने वह कागज देख लिया था। कागज उठाने की सरसराहट हुई। फिर एक लंबी, बहुत लंबी खामोशी। मैं अपना दिल थामे इंतजार करती रही कि शायद अब वह मेरे कमरे की तरफ आएंगे। शायद आज वह दरवाजा खोलेंगे। शायद मुझे गले से लगाएंगे। लेकिन कुछ देर के बाद सिर्फ एक दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। वो अपने कमरे में चले गए। सुबह जब मैं उठी तो मेरे खत के जवाब में कोई खत नहीं था, बल्कि मेरे तकिए के पास सोने का एक भारी सेट रखा हुआ था। ये उनका जवाब था। शब्दों की जगह सोना, प्यार की जगह दौलत। मैंने एकदम वो सेट उठाकर दीवार पर दे मारा। मुझे इस दौलत से नफरत हो गई थी। सच में वह इंसान पत्थर था, बिल्कुल पत्थर। उनको मेरे जज्बात की कोई कदर नहीं थी। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वह पत्थर अंदर से कितना जला हुआ, कितना टूटा हुआ था। और वो सिसकियां किसी मामूली दुख की नहीं, एक उम्र भर की कुर्बानी की निशानी थी। माँ ने जमीन पर गिरा हुआ सोने का सेट उठाया और साफ करके मुझे दिखाया। उनकी नजरों में गुस्से की जगह बेबसी थी। तुम पागल हो गई हो मरियम। जानती हो ये कितना कीमती है। तुम्हारे पापा ने कितने अरमानों से भेजा है और तुमने इसको ठुकरा दिया। मैंने सख्ती से अपना चेहरा उनकी तरफ घुमा लिया। माँ, मेरे लिए ये सिर्फ मिट्टी है। मुझे सोना नहीं चाहिए। मुझे वह बाप चाहिए जो इस सोने के साथ अपना प्यार भी भेजते। उन्होंने मेरी बात का जवाब देना भी गवारा नहीं किया। वह तो सिर्फ नोट फेंकना जानते हैं और कुछ नहीं। उसके बाद माँ ने उस सेट को डिब्बे में बंद किया और फिर मेरे पास बैठ गई। बेटा, तुम उनकी मजबूरी को नहीं समझ रही हो। वो तुमसे मिलना चाहते हैं, पर हालात इजाजत नहीं देते। क्या करें, वह भी कौन से हालात? मैं एकदम से बोली, क्या वह कोई मुजरिम है? क्या उनका चेहरा बिगड़ा हुआ है? मैं 18 साल की हो गई हूँ। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो आपकी इन बातों से बहल जाऊंगी। मैंने फैसला कर लिया है कि अगर मेरी विदाई वाले दिन वह सामने नहीं आए तो मैं शादी नहीं करूंगी। माँ घबरा गई। ऊपर वाले के लिए ऐसी बातें मत कर। शादी सर पर रखी है और तुम जिद लेकर बैठ गई हो। इस दौरान बाहर गेट पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। थोड़ी देर के बाद ज़ियान अंकल अंदर दाखिल हुए। उनके साथ एक नौकर था जिसने फूलों की टोकरियां उठा रखी थी। ज़ियान अंकल ने मेरी सूजी हुई आंखों को देखा तो फौरन से परेशान हो गए। क्या बात है गुड़िया? आंखें क्यों सूजी हुई है? क्या तबीयत खराब है? उनके लहजे में ऐसा अपनापन था कि मेरा सब्र टूट गया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। ज़ियान अंकल ने आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ रख दिया।
अरे मेरी बेटी, रो क्यों रही हो? परवीन, क्या हुआ है इसको? किसी ने कुछ कहा है क्या इससे? तब माँ ने नजरों से घूर कर मुझे छुपाने की कोशिश की तो मैंने अपनी नजर झुका ली। माँ बोली, अरे कुछ नहीं ज़ियान साहब, बस आपकी याद सता रही है, जिद कर रही है। अरे कुछ नहीं ज़ियान साहब, बस बाप की याद सता रही है, जिद कर रही है कि पापा सामने क्यों नहीं आते, और ये कहती है कि जब तक वह इससे नहीं मिलेंगे ये शादी नहीं करेगी। तभी ज़ियान साहब के चेहरे पर एक साया सा लहर आया। वह कुछ देर खामोश रहे, फिर मेरे पास कुर्सी खींचकर बैठ गए। देखो मरियम बेटा, मैं जानता हूँ कि एक बेटी के लिए उसके बाप का साया कितना ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन कभी कभी प्यार कुर्बानी भी मांगता है। तुम्हारे पापा अगर सामने नहीं आ रहे तो यकीन करो, उसमें उनकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी। वो तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारे पास है। देखो तो सही, उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने आंसू साफ करते हुए उनकी तरफ देखा। अंकल, मजबूरी की भी कोई हद होती है। 18 साल क्या कम होते हैं। मुझे लगता है उनको मुझसे कोई प्यार नहीं रहा। काश मेरे पापा आप जैसे अंकल होते। आप रोज आते हैं, मेरा हाल पूछते हैं, मेरी खुशी का भी ख्याल रखते हैं। ज़ियान अंकल की आंखों में नमी तैरने लगी। उन्होंने अपने चश्मे को उतार कर साफ किया और धीमे लहजे में बोले कि काश मैं तुम्हारी ये कमी पूरी कर सकता बेटा, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, जिस दिन तुम विदा होगी मैं वहीं पर मौजूद होऊंगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे बाप की जगह मैं खड़ा रहूंगा। सच में? मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह उम्मीद से पूछा, क्या आप मुझे विदा करेंगे? हाँ बेटा, बिल्कुल। उन्होंने मुस्कुराते हुए वादा किया कि मैं वादा करता हूँ कि तुमको तुम्हारे बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। अब यह आंसू साफ करो। दुल्हन रोती हुई अच्छी नहीं लगती है। उनके जाने के बाद मुझे कुछ सुकून मिला। जयान अंकल सच में बहुत अच्छे थे। एक अजनबी होकर भी वह मुझे इतना मान दे रहे थे जितना मेरे सगे बाप ने कभी मुझे नहीं दिया। शादी में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। मेहंदी की रस्म की तैयारी हो रही थी। रात के वक्त जब सब मेहमान चले गए और घर में खामोशी सी छा गई तो मैं पानी पीने के लिए किचन में आई तो मेरी नजर पापा के कमरे के दरवाजे पर पड़ गई। अंदर से किसी की आवाज आ रही थी। मैं वहीं पर रुक गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आज मुझे उनसे बात करनी थी। मुझे पूछना था कि आखिर वह मुझसे क्यों छुपते हैं। मैंने अपने अंदर हिम्मत जमा की और दरवाजे पर दस्तक दी। पापा, मैंने उन्हें पुकारा, लेकिन अगले पल अंदर बिल्कुल खामोशी छा गई। एक हंसने की आवाज जो आ रही थी वह रुक गई। तो मैंने कहा, देखिए पापा, मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही हैं, प्लीज दरवाजा खोलिए ना, मुझे आपसे बात करनी है। मैं परसों शादी करके जा रही हूँ अपने घर। क्या आप मुझे एक बार भी नहीं देखेंगे? मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं आया तो मैंने दोबारा दस्तक दी। पापा, अगर आपने आज दरवाजा नहीं खोला तो मैं समझूंगी कि मैं अनाथ हूँ। मेरा कोई बाप ही नहीं है। आप सिर्फ एक खुदगर्ज इंसान हैं जो अंधेरे में छुपकर जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी आवाज ऊंची होती जा रही थी। तभी माँ दौड़ती हुई आई और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। पागल हो गई हो क्या मरियम? ये क्या कह रही हो? चलो अपने कमरे में। नहीं मम्मी, मैंने उनका हाथ झटक दिया कि आज फैसला होकर रहेगा। या तो यह दरवाजा खुलेगा या फिर मैं इस घर से चली जाऊंगी। ये तमाशा खत्म होना ही चाहिए। तभी अचानक से दरवाजे की कुंडी घूमने की आवाज आई। मैं और माँ दोनों हैरान हो गए। माहौल में एक भारी और कांपती हुई आवाज गूंज गई। यह आवाज मैंने कहाँ सुनी थी? यह लहजा इतना जाना पहचाना सा क्यों था? मैंने गौर से अंधेरे में देखने की कोशिश की। मेरे पापा मेरे सामने खड़े हुए थे, लेकिन वह आगे बढ़कर रोशनी में नहीं आ रहे थे। तुम क्या चाहती हो बेटी? उन्होंने पूछा। मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैंने रोते हुए कहा। मैं रोशनी में आपका चेहरा देखना चाहती हूँ। मेरी बात सुनते ही वह एक कदम और पीछे हट गए। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। तुम जाओ यहाँ से।
उन्होंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर मैंने आगे बढ़कर दरवाजा पकड़ लिया। नहीं पापा, आज आपको मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। आप मुझसे क्यों छुपते हैं? कौन सा गुनाह किया है ऐसा? मैं इस कशमकश में ही थी कि अचानक बिजली का बटन दबा दिया। पूरे हॉल में रोशनी फैल गई। मेरे सामने पापा ने फौरन से अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख लिए और तेजी से पीछे मुड़ गए। मैं उनका चेहरा नहीं देख सकी थी, पर उनके हाथों में पहनी हुई अंगूठी और कलाई पर बंधी हुई घड़ी मुझे नजर आ गई। वह घड़ी वही सुनहरी डेल वाली घड़ी थी जो आज शाम में ही मैंने ज़ियान अंकल के हाथ में देखी थी। मेरा दिमाग चकरा गया। ये क्या माजरा था? मेरे पापा के हाथ में ज़ियान अंकल जैसी घड़ी क्यों थी भला? फिर दरवाजा जोर से बंद हो गया और कुंडी लगा दी गई। मैं बाहर खड़ी हुई हक्का बक्का रह गई। माँ ने मुझे बाजू से पकड़कर खींच दिया। देख लिया तुमने तमाशा। खुश हो गई। अब चलो अभी यहाँ से। माँ मुझे कमरे में लेकर आई, लेकिन मेरी आंखों के सामने वो घड़ी घूम रही थी। ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर कोई और राज? सुबह का सूरज निकला तो मेरी आंखों में रात वाली बात घूम रही थी। वह सब मंजर दिखाई दे रहा था। रात मैंने पापा के हाथ में जो घड़ी देखी थी वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी ज़ियान अंकल पहनते हैं। पर यह कैसे मुमकिन है? माँ ने चाय लौटते हुए अपने हाथों को रोका और मुड़कर मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर तसल्ली थी। शायद उन्होंने पहले से सवाल का जवाब सोच रखा था। मरियम, तुम फिर शुरू हो गई हो बेटा। दुनिया में हजारों घड़ियां एक जैसी होती हैं। जियान साहब से पिछले महीने तुम्हारे पापा को वो घड़ी तोहफे में मिली थी। वो उनके पास काम करते हैं, किराएदार हैं, तो क्या मकान मालिक तोहफा नहीं दे सकता? तुम हर बात में इस तरह इतना चेक क्यों करती हो? मैं खामोश हो गई। माँ की सफाई काफी सही थी। सच में ज़ियान अंकल तो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने पापा को तोहफा दिया होगा। मैंने खुद को समझाया कि मेरा शक बेकार है। फिर दोपहर को घर में मेहंदी की रस्म थी। मेरी सहेलियां और रिश्तेदार जमा हो रहे थे। ढोलक की छाप पर गीत गाए जा रहे थे, पर मेरा दिल वीरान था। सब लड़कियां अपने बाप और भाइयों के साथ तस्वीरें बनवा रही थी। मेरा भाई छोटा था। वह खुशी से इधर-उधर भाग रहा था, पर मेरे सर पर बाप का साया नहीं था। अचानक से ड्राइंग रूम में ज़ियान अंकल आए। वह आज भी बहुत ज्यादा शानदार लग रहे थे। उन्होंने क्रीम कलर की शलवार कमीज पहन रखी थी। वही सुनहरी घड़ी उनके हाथ में भी चमक रही थी। मैंने उनकी घड़ी को घूर कर देखा। ज़ियान अंकल मेरे पास आए। पूछा, बेटी, यह उदासी क्यों? आज तो बहुत खुशी का दिन है ना। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। उन्होंने एक मखमल का डिब्बा मेरी गोद में रखा। मैंने उसको खोला तो उसमें हीरे के बूंदे रखे हुए थे। यह मेरी तरफ से मुंह दिखाई का तोहफा समझ लो। वह मुस्कुराए। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा कि शुक्रिया अंकल, लेकिन मुझे जेवर नहीं चाहिए। मुझे तो वह चाहिए जो मेरे नसीब में नहीं है। मेरी बात से ज़ियान अंकल संजीदा से हो गए। क्या मतलब मरियम? मैंने इतना कहा मेरे पापा और बस रोनहार हो गई। मैंने कांपती आवाज में कहा कि देखिए, सब लड़कियां अपने पापा के साथ हैं और मेरे पापा भी इसी घर में एक कमरे में बंद हैं और बाहर नहीं आ रहे। अंकल, आप उनसे कहिए ना, वो आपकी बात मानते हैं। आपने उनको घड़ी भी दी है, तो क्या आप उनको हुक्म नहीं दे सकते कि वह अपनी बेटी के सर पर हाथ रख दें? ज़ियान अंकल ने एकदम से अपनी घड़ी पर हाथ रखा और फिर गहरी सांस ली। बेटी, मैंने कोशिश भी की, बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारा बाप बहुत जिद्दी इंसान है। उसके अपने कुछ काम हैं, कुछ वादे हैं जो उसने खुद से किए हुए हैं। वो उन वादों का पक्का है, लेकिन तुम यकीन रखो, वो इस वक्त भी तुम्हें देख रहा है और उसका दिल तुम्हारे लिए दुआ के लिए उठा हुआ है। मुझे कैसे देख रहा है? अचानक मैंने अपने चारों तरफ देखा। दीवारों के आर पार तो नजर नहीं आता। प्यार की नजर दीवारों से नहीं दिखती। ज़ियान अंकल ने कहा कि चलो उठो, तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं।
और हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो अपने इस बाप को बता देना, मैं यहीं पर मौजूद हूँ। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा। उनका अंदाज इतना सुकून दे गया कि मेरा शक फिर से दब गया। कोई अजनबी इतना अपनापन भरा व्यवहार कैसे रख सकता है? शाम गहरी हो गई। मेहंदी की रस्म हो रही थी। मैं पीले जोड़े में स्टेज पर बैठी हुई थी। सब हंस रहे थे, गा रहे थे। अचानक से मेरी नजर सामने वाले बरामदे पर गई। वहां पर अंधेरे में कोई खड़ा हुआ था। एक साया मेरा दिल धक से रह गया। क्या वह पापा थे? मैंने बहुत गौर से देखा। साया वहीं एक जगह खड़ा हुआ था, ना हिल रहा था ना झूल रहा था। मैंने अपनी सहेली को कहा कि देखो सामने कौन है, तो उसने मुड़कर देखा। कहा मरियम वहां पर तो कोई भी नहीं है। फिर अंधेरे में मैंने दोबारा से देखा। सच में वहां पर अब कोई नहीं था। क्या यह मेरा वहम था? लेकिन मुझे यकीन था कि मैंने किसी को देखा है। मैंने नजर घुमाई तो दूसरी तरफ से ज़ियान अंकल मेहमानों को खाना खिला रहे थे। अगर ज़ियान अंकल वहां पर हैं, तो यह साया किसका था? जरूर वो पापा ही होंगे। वो छुप छुप कर मुझे देख रहे थे। मेरा गुस्सा आंसुओं में बदल गया। वह छिपकर मुझे देख सकते हैं, पर सामने आकर मुझे गले नहीं लगा सकते। भला ये कैसा प्यार है? मैंने दिल में ठान लिया कि अब मैं उनको नहीं बुलाऊंगी। कल मेरी विदाई है। मैं घर से चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। ना उनसे मिलूंगी जिसने मुझे सारी जिंदगी तरसाया है। रात गई। जब रस्म खत्म हुई और सब चले गए तो मैं अपने कमरे में आई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। कल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मैं एक नई दुनिया में जाने वाली थी। एक ऐसे इंसान के साथ जिसको मैंने कभी सिर्फ तस्वीरों में देखा था। एक ऐसे इंसान के साथ जिसको मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा था या एक आध बार हकीकत में। रैयान जयान अंकल का बेटा था तो जरूर अच्छा ही होगा, पर मेरा दिल डर रहा था। मैंने तकिए के नीचे हाथ डाला तो वहां एक लिफाफा था। मैं चौंक गई। ये कब आया? मैंने उस लिफाफे को खोला तो उसमें 5 लाख का चेक था और एक छोटी सी चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, ये मेरी बेटी के नाम। मुझे माफ कर देना मरियम। बस यह 2 शब्द की माफ कर देना। मैंने गुस्से में उस चेक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुझे कोई भीख नहीं चाहिए थी। मैंने वह कागज के टुकड़े हवा में उछाल दिए। अब बहुत देर हो गई थी। अब माफी का वक्त गुजर गया था। मैं इस घर की दहलीज पार कर लूंगी और उसके साथ ही इस घर का दरवाजा बंद कर दूंगी, हमेशा के लिए। शादी से एक रात पहले घर में अजीब सी खामोशी छाई थी। सब सो गए थे, पर पूरा घर दहेज के सामान से भरा पड़ा था। मैं अपने कमरे के बिस्तर पर लेटी हुई छत को घूर रही थी, पर मेरी नींद मेरी आंखों से बहुत दूर थी। यह इस घर में अब मेरी आखिरी रात थी। कल मैं यहाँ से हमेशा के लिए विदा हो जाऊंगी। पर मेरे दिल में एक ही बात थी कि क्या मैं बिना अपने बाप से मिले चली जाऊंगी। फिर रात के 2 बज गए थे। अचानक से बाहर बैठक में कुछ खड़खड़ाहट हुई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं बिस्तर से उठी और दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं पर्दा हटाकर हॉल में आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हॉल में घुप अंधेरा छाया हुआ था, पर खिड़की से आने वाली रोशनी में मुझे 3 साए नजर आए। उनके चेहरे पर मांस थे और हाथों में चाकू चमक रहे थे। वह सीधा उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे जहां पर मेरा दहेज और जेवर रखे हुए थे। कौन है वहां पर? अचानक से माँ की चीख गूंज गई। वह शायद पानी पीने किचन में गई थी और एक साया तेजी से माँ की तरफ आया। उनका मुंह दबोच लिया। दूसरे चोर ने माँ की गर्दन पर चाकू रख दिया। उसने धमकी दी कि आवाज मत निकालना वरना जान से मार दूंगा। बताओ सोना कहाँ है? मैं डर से कांपने लगी। मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं कि अचानक से एक धमाका हुआ। वो दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था, पापा का कमरा, वो पूरी ताकत से खुल गया। अंधेरे में एक साया बाहर निकला और गरजदार आवाज में बोला कि खबरदार जो मेरी पत्नी और बेटी की तरफ आंख भी उठाई हो।
पापा ने आओ देखा ना ताव सीधा चोरों पर झपट पड़े। एक चोर ने उन पर हमला किया पर पापा ने उसका हाथ मरोड़कर उसे जमीन पर दे मारा। दूसरे चोर ने चाकू से वार किया तो पापा ने बाजू आगे कर दिया। चाकू उनके बाजू पर लगा। वो रुके नहीं। वह शेर की तरह दहाड़ रहे थे। घर में अजीब अफरा तफरी सी मच गई। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। भागते हुए स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ी। मैंने दीवार पर लगे हुए सब बटन दबा दिए। अगले लम्हे पूरा हॉल रोशनी से नहा गया। तेज रोशनी में सबकी आंखें चौंधिया गई। चोर तो रोशनी देखते ही खुली खिड़की से छलांग लगाकर भाग गए, पर मेरी नजरें उन पर नहीं थी। मेरी नजरें उस इंसान पर जम गई जो हाफता हुआ दीवार के सहारे खड़ा हुआ था और उसके बाजू से खून टपक रहा था। माँ फर्श पर गिरी हुई रो रही थी। मैंने नजर उठाई। सामने खड़े इंसान का चेहरा देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो मेरे पापा थे जो सालों से अंधेरे में छुपे हुए वो कोई और नहीं बल्कि हमारे मालिक मकान जयान अंकल थे। वही सफेद कुर्ते शलवार में, आंखों पर चश्मा और चेहरे पर दर्द। मैंने कांपती हुई आवाज में पुकारा, ज़यान अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और मेरे पापा कहाँ पर है? माँ, ये क्या तमाशा है? माँ ने रोते हुए अपना सर पीट लिया। ज़यान अंकल दीवार का सहारा लिए मुश्किल से खड़े थे और उनके बाजू से खून बह रहा था, पर उनको अपने जख्म की कोई परवाह नहीं थी। उनकी नजरें सिर्फ मेरे चेहरे पर जमी हुई थी, जहां पर नफरत और हैरत के आसार थे। मैंने चीख कर कहा कि माँ बोलते क्यों नहीं हो? अगर यह मेरे पापा है तो रयान कौन है? क्या वह मेरा भाई है? आप लोगों ने मेरा रिश्ता मेरे ही भाई से तय कर दिया। इतना बड़ा गुनाह आप लोगों को ऊपर वाले से डर नहीं लगा। मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। मैं फोन की तरफ गई तो ज़यान अंकल ने दर्द के बावजूद आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोक लिया। उनकी आवाज में वही रब था जो मैंने हमेशा उनमें देखा था। रुक जाओ मरियम, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। जो तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। अचानक मैं रुक गई। मेरा दिमाग बुरी तरह से हिल चुका था। मैंने पूछा कि अभी तो माँ ने कहा कि आप मेरे बाप हैं। ये ड्रामा क्या है? कभी बाप बनते हैं, कभी मकान मालिक। आखिर सच क्या है? तभी माँ रोते हुए ज़यान साहब के पास गई और अपनी चादर फाड़कर उनके जख्म पर पट्टी बांधने लगी। उनकी यह हरकत मेरे लिए और हैरान कर देने वाली थी। मेरी माँ एक गैर मर्द के जख्म पर पट्टी बांध रही थी। मैंने चीख कर कहा, माँ, आप क्या कर रही हैं? यह गैर मर्द है। माँ ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब दर्द की जगह एक अजीब सा रब था। उन्होंने जयान अंकल के हाथ पर अपना हाथ रखा और मेरी आंखों में आंखें डालकर वह सच बोल दिया जिसने मुझे पत्थर का बना दिया कि यह कोई गैर मर्द नहीं है। मरियम, यह मेरे पति हैं और तुम्हारे बाप हैं, लेकिन यह तुम्हारे सगे बाप नहीं है, तुम्हारे सौतेले बाप हैं। कमरे में उस लम्हे मौत का सा सन्नाटा छा गया। मैंने माँ को देखा और फिर ज़यान अंकल को। उसके बाद मैंने पूछा कि माँ, आपने शादी कर ली कब? और अगर यह मेरे सगे बाप नहीं है तो मेरा सगा बाप कौन है? वह कहाँ पर है? जयान अंकल ने अब गहरी सांस ली और सफेद पड़ते चेहरे को संभालते हुए कहा कि बैठ जाओ मरियम। आज रात हर सच्चाई जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुमने हमें गलत समझा, लेकिन हमने जो कुछ भी किया वह सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे भाई की भलाई के लिए किया। उन बातों को सुनते सुनते मैं फर्श पर वहीं बैठ गई। मेरे पैरों में खड़े होने की ताकत भी नहीं रही। मैंने कहा कि मुझे कहानी नहीं सुनाइए, मुझे बस ये बताइए कि मेरा बाप कौन है? वह इंसान जिसका इंतजार मैंने आज तक किया, जिसके लिए मैंने रातों को जागकर पहरे दिए। क्या वह भी झूठ था? माँ मेरे पास आई और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली कि वह झूठ नहीं था, लेकिन वह पूरा सच भी नहीं था। तुमने आज तक जिस इंसान को अंधेरे में आते जाते महसूस किया वह ज़यान साहब थे। पिछले कई सालों से यह इंसान तुम्हारे बाप का किरदार निभा रहे हैं। माँ की बातें मेरे वजूद को और ज्यादा जमा गई। मैंने बेयकीनी से माँ की तरफ देखा जो फर्श पर बैठी आंसू बहा रही थी।
मैंने पूछा तो फिर मेरा सगा बाप कहाँ है? माँ का गला भर आया और उनकी आवाज कटने लगी। उन्होंने कहा कि मरियम, सच यही है कि तुम्हारे सगे बाप का नाम सैफ था। वह एक बहुत मेहनती और शरीफ इंसान थे, पर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। जब तुम सिर्फ 3 साल की थी तो एक ट्रैफिक हादसे ने उनको हमसे छीन लिया। वो मर गए। मैंने सवाल किया कि और मेरा भाई? वो तो मुझसे 3 साल छोटा है। अगर मेरे पापा 3 साल के होने पर मर गए थे तो भाई कैसे पैदा हुआ? माँ की हिचकियां बंध गई। उन्होंने बताया कि तुम्हारा भाई तुम्हारे बाप के मरने के 3 महीने बाद इस दुनिया में आया था। वह अनाथ पैदा हुआ। उसने तो अपने बाप का चेहरा भी नहीं देखा। मेरे दिल पर जैसे किसी ने हथौड़े दे मारे हो। मैंने जियान साहब की तरफ इशारा किया और पूछा कि तो फिर यह सब क्या है? यह सहूलतें और यह इंसान जो पापा बनकर अंधेरे में आते हैं, यह सब क्यों? जियान साहब ने पहली बार कहा कि बेटी, यह झूठ नहीं है। यह एक बहुत बड़ी कुर्बानी है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए दी है और मैंने तुम्हारी माँ के लिए। मैंने तुम्हारी माँ की हालत देखी थी। मैं जानता था कि ये बहुत शरीफ औरत है। इन हालात ने उनको तोड़ दिया। मैंने इन्हें शादी का ऑफर दिया था कि तुम अनाथ नहीं रहो। माँ ने बात आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा कि मैंने पहले इनकार कर दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों के सर पर सौतेले बाप का साया हो। मैं डरती थी कि कहीं मेरी दूसरी शादी तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद ना कर दे। पर जब तुम्हारा भाई पैदा हुआ तो वह बहुत बीमार था। मेरे पास इलाज के लिए पैसे तक नहीं थे। इस वक्त जियान साहब ने ही मेरी बहुत मदद की और मुझसे एक वादा किया। मैंने उनसे पूछा कि कैसा वादा? माँ ने बताया कि उन्होंने कहा था कि वह तुम दोनों के बाप बनेंगे पर कभी तुम पर अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे। वह तुम्हारे सगे बाप की जगह लेने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ एक साया बनकर रहेंगे ताकि तुम दोनों के सर पर बाप का साया बना रहे और दुनिया की नजरों से भी बच जाओ। मैंने जियान साहब को देखा। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी माँ की शर्त थी कि मैं रात के अंधेरे में आऊं ताकि तुम मुझको देख नहीं सको। वह चाहती थी कि तुम दोनों इस एहसास के साथ बड़े हो कि तुम्हारा बाप जिंदा है। मैं इतने साल अपनी ही औलाद से मुंह छुपाता रहा। मरियम, मैं तुम्हारे सामने आता था और तुमसे बात करता था, पर एक अजनबी बनकर। मैंने पूछा कि अगर आप इतने अच्छे इंसान हैं तो फिर मेरे रिश्ते का क्या ड्रामा है? अपने ही बेटे से मेरी शादी क्यों तय की? जियान साहब ने कहा कि रयान मेरा बेटा है और तुम मेरी बेटी। मैं जानता था कि अगर तुम्हारा रिश्ता कहीं बाहर गया तो लोग तुम्हारे ऊपर बातें बनाएंगे। जाने क्या क्या बातें पूछेंगे तो शायद तुम्हें वह अच्छा नहीं लगे। मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकता था। रयान सब जानता है। उसने खुद तुम्हें पसंद किया है। उस रात सारे पर्दे फाश हो गए थे और अगली सुबह मेरी विदाई का दिन भी निकल आया। पर मुझे फैसला करना था कि मैं सच को गले से लगाऊं या फिर इस घर से भाग जाऊं। सुबह के सूरज की रोशनी खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी, पर कमरे में अभी भी बीते हुए वक्त की घुटन गूंज रही थी। मेरा गुस्सा हैरत दुख में बदल गया। मेरे सामने 2 लोग खड़े हुए थे। अब मेरी जान, मेरी माँ, जिनके कदमों में स्वर्ग था, पर उन्होंने मुझे नरक जैसे शक में धकेल दिया। और दूसरे जियान साहब जो मेरे लिए बहुत खास भी थे और मेरे मुजरिम भी। मैंने सवाल भरी नजरों से माँ की तरफ देखा जो अपनी चादर में मुंह छुपाए हुए रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उनके कंधे पर हाथ रखा। मैंने पूछा, माँ, आखिर क्यों आपने इतना बड़ा ड्रामा रचाया? अगर यह मेरे बाप नहीं थे तो मुझे इतने साल किसका इंतजार रहा था? मुझे बताइए कि मेरा असली बाप कहाँ है? उस वक्त माँ की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सर उठाया और वह बात कही जिसने मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी को पूरी इमारत की बुनियाद से हिला दिया। माँ की आवाज हल्की थी पर अब और कुछ झूठ नहीं बोल सकती थी। माँ ने कहा कि मरियम, तुम मुझसे सच पूछती हो तो सुनो। तुम्हारा बाप तो जब तुम सिर्फ 3 साल की थी मर गया। तुम्हारा भाई तुम्हारे बाप की मौत के बाद ही पैदा हुआ। उस वक्त मेरी दुनिया उजड़ गई थी। सब रिश्तेदारों ने मेरा साथ छोड़ दिया।
मुझे मनहूस समझकर घर से निकाल दिया गया। मैं बहुत परेशान थी। फिर मैंने ये मकान किराए पर लिया था कि तुम दोनों को सुरक्षित रख सकूं। माँ की सांस खूली पर रुकी नहीं। उन्होंने ज़ियान साहब की तरफ इशारा किया। मैं जानती थी कि रिश्तेदार मुझ पर तरह तरह की बातें करेंगे। जमाना जीने नहीं देगा। लेकिन उस वक्त इस मालिक मकान यानी कि ज़ियान साहब ने ही मेरा साथ दिया। उन्होंने मेरे हालात देखे और मेरे लिए शादी की ख्वाहिश की। पर मैं अपने बच्चों की खातिर शादी नहीं करना चाहती थी। मैं तुम्हें अकेले पालना चाहती थी और लोगों की बातों से अलग। मेरा दिल बहुत परेशान था। मैं डरती थी कि सौतेले बाप कहीं तुम दोनों को घर से ना निकाल दे। मैंने जायान साहब की तरफ देखा जो खामोशी से सर झुकाकर खड़े थे और उनके बाजू से खून बह रहा था। माँ ने अपनी बात जारी रखी। उस दिन तुम्हारे सौतेले बाप ने मुझसे वादा किया था कि कभी भी मेरे बच्चों को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनका बाप मर चुका है। उस दिन से ही यह मेरे साथ शादी करके मेरी मदद करते रहे। तुम्हें पालने और सहारा देने का काम इस इंसान का है। उन्होंने अपनी औलाद की तरह तुम्हें संभाला, पर कभी तुम्हारे सामने नहीं आए। मैंने तड़प कर पूछा, लेकिन इतनी देर तक इस बात से पर्दा क्यों रखा? अगर शादी की ही थी तो सबको बताया होता। क्यों नहीं बताया? हमें क्यों अंधेरे में रखा? उन्होंने सिसकते हुए कहा कि यह सिर्फ दुनिया के डर की वजह से था। मुझे डर था कि दुनिया मुझ पर बातें करेगी कि मैंने पति को जानबूझकर मारा। मैं किसी दूसरे आदमी से शादी करना चाहती थी, इस वजह से अपने पति को मार दिया। इस बात को इल्जाम की तरह देखा। इस डर की वजह से मैंने उनके साथ शादी कर ली। मैंने सिर्फ तुम दोनों को यह कहा था कि तुम्हारा बाप रात को आता है। माँ की यह बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। एक औरत ने अपनी इज्जत और अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी एक राज बनाकर गुजार दी। उस वक्त मेरा रोने का मन हुआ, पर मालिक मकान जो कि मेरा होने वाला ससुर भी था और मेरा सौतेला बाप भी आगे बढ़ा। उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, बेटी अब तुम मेरे बेटे की बीवी बनने जा रही हो। रयान मेरा बेटा है और तुम मेरी बेटी। यह रिश्ता तय करने का मकसद भी यही था कि जब बात खुलेगी तो तुम्हें ऐतराज नहीं होगा। ज़ियान साहब ने और कहा कि मैंने सोचा था कि अगर तुम दोनों की शादी हो ही जाए तो ये राज हमेशा के लिए खूबसूरत रिश्ते में बदल जाएगा। रयान तुम्हारा सगा नहीं है, इसलिए तुम्हारी शादी उससे जायज है। मैं चाहता था कि तुम्हें कभी पराया घर नहीं देखना पड़े। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा जो शायद शर्मिंदगी से जमीन में गिरी जा रही थी। मेरा दिल माँ की प्यार से भर गया, पर मैंने आगे बढ़कर उनको जोर से गले लगा लिया और रोते हुए कहा कि माँ आपने कोई गुनाह नहीं किया, तो आप ऐसे क्यों लोगों से अपनी औलाद से शर्मिंदा होती हैं? आप अपनी औलाद की जिम्मेदारी निभाने के लिए उनसे झूठ बोलती रही। मैं जानती हूँ कि मेरी माँ कितनी प्यारी है और मेरी जरूरत के लिए आपने अपनी खुशियाँ तक कुर्बान कर दी। माँ ने मुझे गले से लगा लिया और हम दोनों माम देर तक रोते रहे। मेरे दिल से सारी नफरत खत्म हो गई। मैंने मुड़कर अपने होने वाले ससुर अपने सौतेले बाप का हाथ पकड़ लिया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। उन्होंने इतने साल अपनी पहचान मिटाकर हमें बाप का साया दिया। उन्होंने मेरी खातिर रात के अंधेरे में आना जाना जारी रखा ताकि मैं अनाथ होने का डर महसूस न करूं। अगले दिन मेरी शादी धूमधाम से हुई। मैं विदा होकर रयान के साथ चली गई। रयान सच में बहुत बेहतरीन इंसान साबित हुए, जो सब कुछ जानते हुए भी मुझे बेहद इज्जत देते थे। जयान साहब ने मुझे बेटी की तरह विदा किया और इस बार वह अंधेरे में नहीं थे, बल्कि सबके सामने मेरा माथा चूमकर मुझे दुआएं दे रहे थे। फिर उसके कुछ समय के बाद हम इंग्लैंड शिफ्ट हो गए। मेरी माँ अब अकेली नहीं है। वह ज़ियान साहब के साथ उनके घर में रहती है। वहाँ कोई अंधेरा नहीं होता। घर की लाइट हमेशा जलती रहती है। सबको मेरी माँ और जियान साहब के निकाह के बारे में पता है। मैंने जाते वक्त माँ से यह कहा था कि किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले की तरफ से यह जायज रिश्ता है। जब नियत साफ हो तो लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए। ये रिश्ता पाक है।
तो चोरी किस चीज की? पर हम जब इंग्लैंड पहुंचे थे तो नए शहर की ताजगी, हर तरफ की रोशनी और नई जिंदगी का एहसास मेरे दिल को सुकून दे रहा था। रयान ने मुझे अपने हाथों में थामे रखा, जैसे मैं अभी भी उसकी सबसे कीमती जिम्मेदारी थी। रास्ते में कार के अंदर मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में वही प्यार था जो देखकर मुझे एहसास हुआ कि अब मैं अकेली नहीं थी और अब डर के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। हमारे घर में दाखिल होते ही मुझे हर कोने में सुकून नजर आया। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से सेट था, पर सबसे बड़ी खुशी थी माँ और ज़ियान साहब का साथ। वह दोनों अब खुले आम एक दूसरे के साथ थे। कोई डर नहीं, कोई राज नहीं, और उनके चेहरे पर जो सुकून था वह मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। मैंने माँ को जब गले से लगाया था तो अब वह डर और शर्म से बेझिझक थी। रात को जब मैं अपने कमरे में बैठी और रैयान ने चाय बनाई, फिर वह मेरे पास बैठ गया। मैंने देखा कि वह सच में मेरा कितना ख्याल रखता है। पापा का फैसला ठीक था कि रयान मेरा पार्टनर बन सकता है। रयान जानता था कि मेरी जिंदगी में कितने अंधेरे पल थे और अब उसने ये जिम्मेदारी खुद उठाई थी कि मैं सिर्फ खुश रहूं। उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा कि अब तुम मेरी बीवी हो। मरियम, कोई भी अंधेरा तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैंने उसका हाथ थामा और पहली बार महसूस किया कि मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। मैंने अपने पिछले सालों के दर्द को पीछे छोड़ना शुरू किया। रयान बहुत अच्छा था। वह मेरी जिंदगी में अपनी मौजूदगी से मुझे एहसास दिला रहा था कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, हर कदम में दिखता है। हम साथ में बाजार गए, पार्क में समय बिताया और हर रोज मेरे अंदर का वो डर धीरे धीरे मिटता गया। एक दिन शाम को हम दोनों अपने घर की छत पर बैठे थे। हवा ठंडी थी लेकिन दिल गर्म था। रयान ने कहा कि देखो मरियम, अब कोई राज नहीं है, कोई डर नहीं, बस हम और हमारी दुनिया है जिसको हम खूबसूरत बनाएंगे। मैंने उनकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। उस समय मैंने तय किया कि अब मैं अपनी जिंदगी के हर फैसले खुद लूंगी। मेरे पास अब प्यार, सुरक्षा और भरोसा था, तीनों एक साथ था। कुछ महीनों बाद मैंने अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना शुरू किया। रयान हमेशा मेरे साथ था, मेरी छोटी छोटी कामयाबी पर गर्व करता, मुझे एनकरेज करता। मैं समझ गई थी कि सच और सच्चाई का सामना करने से ही जिंदगी में सुकून मिलता है। हमारे बीच अब कोई राज नहीं था। हमारा रिश्ता बिल्कुल खुले आसमान की तरह था, जिसमें हर बात, हर इमोशन साफ और प्योर था। और इस बीच मेरी माँ और ज़ियान साहब भी खुश थे। मैंने देखा कि उनका प्यार और साथ अब दुनिया के लिए भी खुला हुआ था। उन्होंने मुझे वह सिखाया कि प्यार, सुरक्षा और जिम्मेदारी कभी किसी डर या झूठ के सहारे नहीं होनी चाहिए। मेरी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। अंधेरे की जगह उजाला था, डर की जगह भरोसा और अकेलेपन की जगह परिवार और प्यार। रात में जब मैं सोती, मैं अब अतीत की परछाई से डरती नहीं थी। मैं जानती थी कि अब मेरी जिंदगी में जो भी आएगा मैं उसका सामना कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास परिवार, प्यार और विश्वास है। और सबसे बड़ी बात, अब कोई भी मुझे अकेला नहीं कर सकता। इस कहानी से यह साफ होता है कि जिंदगी हमेशा सीधी और आसान नहीं होती। कभी कभी लोग हमें सच नहीं बताते, झूठ या राज छुपाते हैं, लेकिन वह सब हमारे भले के लिए होता है। प्यार और परिवार सिर्फ खून या रिश्ते का नाम नहीं होते, बल्कि वह लोग भी परिवार बन सकते हैं जो हमें बिना शर्त के इतना प्यार देते हैं, हमारी मदद करते हैं और हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं। भरोसा, इज्जत और जिम्मेदारी ही असली ताकत है। जिंदगी में कई बार हमें मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, डर का सामना भी करना पड़ता है और दूसरों की खुशियों के लिए अपने अंदेशों को पीछे रखना पड़ता है। लेकिन जब हम सच्चाई को अपनाते हैं और अपने डर को छोड़ देते हैं और भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जिंदगी में शांति, सुकून और खुशी मिलती है। यही असली सीख है। किसी भी रिश्ते की मजबूती सिर्फ दिखावे या नाम से नहीं होती, बल्कि प्यार, इज्जत, भरोसा और सुरक्षा से होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।